हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। इस सीरीज में हम केवल उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो थोड़े चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट हैं और एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर वे आए हुए हैं। इजी क्वेश्चंस को हम इसमें नहीं कर रहे। आपको डेली एक सब्जेक्ट के नोट्स अपने रिवाइज करने हैं, तो जो ईजी क्वेश्चन हैं आपके नोट्स से ही आएंगे 50 से 60 क्वेश्चन, तो वे आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपना एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेईई 2023 में आप मेरी रैंक देख सकते हैं और उसके अलावा ये सब एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये शो करने का पर्पज़ ये है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो सफिशिएंट है। तो ठीक है दोस्तों, अपना सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए क्लोज कोयल हेलिकल स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क अबाउट इट एक्सिस, द स्प्रिंग वायर वुड एक्सपीरियंस ए। तो एक क्लोज कोयल हेलिकल स्प्रिंग के ऊपर अगर हमने टॉर्क लगाया तो उसके अंदर केवल बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। दोस्तों, क्लोज कोयल और ओपन कोयल के बीच का आप डिफरेंस देख सकते हो। जो क्लोज कोयल स्प्रिंग होती है उसके अंदर जो एंगल ऑफ हेलिक्स होता है वो बहुत छोटा होता है और बिल्कुल पास पास में ये स्पेसिंग रहती है इनके। जैसे ओपन कोयल की स्पेसिंग ज़्यादा रहेगी, क्लोज कोयल बिल्कुल चिपकी हुई रहती है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो क्लोज कोयल स्प्रिंग है, जैसे कि ये स्प्रिंग है आपकी क्लोज कोयल, इसके अंदर हमने ये टॉर्क लगाया, यानी कि यहाँ से पकड़ के हमने इसको ऐसे घुमा दिया। तो इस चीज़ को आप खुद इमेजिन करने की कोशिश करिए। कोई स्प्रिंग है, उसके एक कोने को पकड़कर अगर हम घुमा देंगे तो उसका क्या होगा, उसका रेडियस कम होने की कोशिश करेगा। ये स्प्रिंग इसका रेडियस कम होने की कोशिश करेगा और इसके अंदर बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होगा। एक क्लोज कोयल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू दी एक्सियल टॉर्क, अगर हमने इस पर एक्सियल टॉर्क लगाया तो इसके अंदर बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होगा और उसकी वैल्यू आप जो बेंडिंग इक्वेशन है उसके थ्रू आप निकाल सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, कितने टाइप की स्प्रिंग होती हैं। एक आपकी फ्लैट स्प्रिंग होती है। तो जो फ्लैट स्प्रिंग इस टाइप की कुछ होती है, अगर आपने अपनी घड़ी वगैरह देखी होंगी या खिलौने वाली गाड़ियाँ देखी होंगी उनको तोड़ फोड़ के, तो उनमें इस टाइप की स्प्रिंग लगी हुई रहती है। आप यहाँ पे चाबी घुमाओगे तो ये ऐसे इकट्ठी हो जाएगी बिल्कुल। जो चाबी देखी होगी ना, बिल्कुल इस टाइप की कुछ चाबी होती है जो खिलौने वाली गाड़ी होती है उसकी। तो दोस्तों, ये आपकी कहाँ पे यूज होती है, अलार्म टाइम पीस में, वो चीज़ जो घड़ी होती है उनके अंदर, ऑटोमोटिव सीट रिक्लाइनर्स, इनके अंदर ये यूज होती है फ्लैट स्प्रिंग। उसके अलावा एक होती है आपकी जो लीफ टाइप की स्प्रिंग होती है, लीफ स्प्रिंग। तो ये कहाँ पे यूज होती हैं, रोड के जो व्हीकल्स होते हैं और रेलवे के जो वैगन्स होते हैं, रेलगाड़ियाँ होती हैं, उनमें ये लीफ टाइप की, जो इसके पत्ते ये से दिख रहे हैं, इस टाइप की स्प्रिंग होती है। और जो साइकिल की सीट होती हैं और बाइक की कोयल स्प्रिंग होती हैं, उसके अंदर ये वाली सिंपल हेलिकल स्प्रिंग यूज होती हैं, ये वाली स्प्रिंग जो हम देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, व्हेन ए थिन सिलेंड्रिकल सेल इज सब्जेक्टेड टू एन इंटेंस प्रेशर देयर विल बी। तो इंटरनल प्रेशर, कोई एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है P, अगर वो बहुत ज़्यादा होगा तो क्या इफेक्ट आएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये इधर भी फोर्स लगाएगा और इधर भी फोर्स लगाएगा। तो जो इसकी लेंथ है या आप हाइट कह लो, ये हाइट भी इंक्रीज होने की कोशिश करेगी और जो इसका डायमीटर है वो भी इंक्रीज होने की कोशिश करेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस चीज़ में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। वैन ए थिन सिलेंडर सेल इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर, किसी सिलेंडर के अंदर प्रेशर होएगा अंदर, तो क्या होगा, उसका डाया भी इंक्रीज होएगा और उसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी। जो थिन सिलेंडर है उसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, PD/4TE1 - 2μ। और जो हूप स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, PD/4TE2 - μ। और जो दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ई वॉल्यूमेट्रिक, वो किसके बराबर होता है, EX + EY + EZ। ये यानी कि जो तीनों स्ट्रेन है उनका सम किसके बराबर होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन, फॉर परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस FS द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ए थिन ट्यूब ऑफ ए मीन डायमीटर D एंड वॉल थिकनेस T। तो कोई पतली सी ट्यूब है, ये कोई ट्यूब है, ये बहुत पतली है, इसका डाया कितना है
कैपिटल डी, यानी कि इतनी पतली है थिन ट्यूब ऑफ मीन डाया डी, और इसकी थिकनेस कितनी, इसकी थिकनेस टी है, जो ये थिकनेस है ये टी है। ये इतनी पतली मानो कि जो इसका इंटरनल डायमीटर है वो भी ये कैपिटल डी है, और जो आउटर वाला डायमीटर है वो भी कैपिटल डी है। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगा। तो इसके अंदर आपको जो टॉर्जनल इक्वेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, टाउ बाई आर इज इक्वल टू टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो जी थीटा बाई एल की तो हमें ज़रूरत है नहीं, तो टाउ बाई आर टी बाई जे की हमें ज़रूरत है। हमसे पूछा है टाउ मैक्सिमम, यानी कि ये कितना मैक्सिमम शीयर स्ट्रेन ये ले सकता है, वो किसके बराबर हो जाएगा, टी इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाई जे। जो इसका रेडियस है वो किसके बराबर होएगा, वो तो कैपिटल डी के डी बाई टू के बराबर हो जाएगा जो इसका रेडियस है। जो टी है ये भी हमें पता है, मतलब हमें क्वेश्चन में ये शीयर स्ट्रेस दिया हुआ है, जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस एफ एस दिया हुआ है, ये टी हमें बताना है। उस तो हमें इसमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोलर एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्जन का क्वेश्चन है वहाँ हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। जो ये वाली एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का वजन मल्टीप्लाई बाय वो कितने डिस्टेंस दूर है उसका स्क्वायर। तो अब हम एरिया के लिए निकाल रहे हैं, तो इसका एरिया कितना होगा, बहुत पतली ट्यूब है तो जो इसका पेरीमीटर है पाई इंटू डी, जो ये पतली सी ट्यूब है इसका पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय इसकी ये थिकनेस, जो ये इसकी थिकनेस है, इंटू टी, ये इस ट्यूब का क्या आ गया, एरिया आ गया, मल्टीप्लाई बाय इसका रेडियस कितना होगा, इसके सेंटर से कितनी दूरी के ऊपर ये हमारी ट्यूब है, ये है हमारी डी बाई टू डिस्टेंस पे, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, पाई डी क्यूब टी डिवाइड बाय 4। और इस चीज़ को हम अपने इक्वेशन के अंदर इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमें टी निकालना था, तो ये कैपिटल टी निकालना था, ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू टाउ इंटू जे बाई आर। तो इसमें पुट करिए, जो ये टाउ है टाउ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में एफ दी हुई है, जे हमने निकाला है पाई डी क्यूब टी डिवाइड बाई 4, और जो इसका रेडियस है यानी कि डाया बाई 2 के बराबर होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब ऑप्शन देख लेंगे कितने हैं, ऑप्शन डाया के टर्म में ही है, तो इस डी से ये कट गया तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, एफ पाई डी स्क्वायर टी डिवाइड बाई 2, एफ पाई डी स्क्वायर बाई 2 इंटू टी इंटू एफ एस, जो ए नंबर ऑप्शन है। तो टॉर्जन इक्वेशन को वो करके बस इजीली निकाल सकते हैं। इसमें जो कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट था, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाला पार्ट है, वो मैंने आपको बता दिया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। किसी भी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस का स्क्वायर है। अब हमारे वाला जो क्वेश्चन था सर्कल का, सबसे आसान वाला केस होता है, क्योंकि जो इसका सेंटर है उससे ये बी आर डिस्टेंस पे, ये बी आर पे, ये बी आर पे, तो इसमें हमें इंटीग्रेशन वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत पतली हमारी थिन ट्यूब थी, तो इजीली हमने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 14 नंबर क्वेश्चन, इन द केस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए सेक्शन, तो किसी सेक्शन की जो प्रिंसिपल एक्सिस है उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों कोई भी जो सेक्शन है उसका जो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एसोसिएटेड विद द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल एक्सिस इज 0। जो दो एक्सिस होंगी प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी सेक्शन की, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो 0 के इक्वल होगा। दोस्तों एक तो हम सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया का फॉर्मूला मैंने बताया, जो उसका एरिया है मल्टीप्लाई बाय जो रेडियस का स्क्वायर, ये होता है। और लेकिन प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा,
प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसके बराबर होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाई जो इसकी एक्स एक्सिस है मल्टीप्लाई बाई जो इसकी वाई एक्सिस है, इसका इंटीग्रेशन। जैसे आपकी कोई बॉडी है, ये कोई ए एरिया की बॉडी है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ से जो मेजर कर रहे हैं वो वाई हो गया और जो इधर से मेजर कर रहे हैं वो एक्स हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, और जो सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या हो गया, एरिया मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एरिया मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर। बस आपको अभी के लिए इतना याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एसोसिएटेड विद द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल एक्सिस जीरो होता है, और प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू एक्स इंटू वाई। 17 नंबर क्वेश्चन, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बेंडिंग एक्सिस विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज कॉल्ड एज शियर सेंटर। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, जो बेंडिंग की जो एक्सिस है और क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम का जो वो है इंटरसेक्शन का पॉइंट होएगा उसको हम शियर सेंटर बोलेंगे। सेकंड पॉइंट, फॉर आई सेक्शन द शियर सेंटर कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, जो आई सेक्शन होते हैं उनका जो शियर सेंटर है वो सेंट्रोइड के साथ कोइंसाइड करेगा, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। फॉर चैनल द शियर सेंटर डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड, जो चैनल सेक्शन है इनका जो शियर सेंटर है वो सेंट्रोइड के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, तो ये भी ठीक बात है। ये हमारे चारों ऑप्शन ठीक थे। दोस्तों शियर सेंटर क्या होता है उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। शियर सेंटर इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन द बीम वेयर लोड इज अप्लाइड एंड नो ट्विस्टिंग इज प्रोड्यूस। तो शियर सेंटर बीम के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर उसके ऊपर हम लोड लगाएंगे तो बीम के अंदर कोई भी ट्विस्टिंग डेवलप नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो ट्विस्टिंग इज प्रोड्यूस। शियर सेंटर कैसा पॉइंट है, अगर वहाँ पे हमने लोड लगाया तो कोई भी ट्विस्टिंग डेवलप नहीं होगी। इट इज़ अ पॉइंट थ्रू विच इफ ट्रांसवर्स बेंडिंग लोड पास द बीम विल हैव नो ट्विस्ट, तो वहीं वाली बात लिखी हुई है, अगर लोड लगाया तो ट्विस्टिंग नहीं होगी। इट इज़ द पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ द शियर फोर्स ऑन द सेक्शन पास, तो ये वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे जो शियर फोर्स का रिजल्टेंट होता है वो पास करेगा। अगर बीम की दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं तो शियर सेंटर कोइंसाइड करेगा सेंट्रोइड के साथ। जैसे कि आई सेक्शन है, ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप समझ सकते हो, यानी कि उस एक्सिस के ऊपर वाला भी सेम है, एक दूसरे की मिरर इमेज हैं ये, और इस वाले एक्सिस के अबाउट भी मिरर इमेज है एक दूसरे की, यानी कि सिमेट्रिक सेक्शन है। तो इसका जो शियर सेंटर है वो यहाँ पे सेंट्रोइड के ऊपर ही होगा। ये एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे जो तीनों ऑप्शन हैं वे करेक्ट थे। और मान लो कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें केवल एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे कि चैनल सेक्शन हो गया, केवल एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये वाली, तो इसका शियर सेंटर कहाँ होगा, इसका शियर सेंटर जो ये सेंट्रोइड की एक्सिस है इसके ऊपर ही कहीं पे होगा। हम ये नहीं बता सकते कहाँ पे होगा, लेकिन इसी के ऊपर कहीं पे होगा। वो कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाती हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इससे आगे का पढ़ना। उसके अलावा दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप याद कर सकते हो। मान लो कोई आपको ए एरिया की बॉडी दी हुई है और उसके अंदर से आपने कुछ कट कर दिया, जैसे आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, और आपसे अब इसमें ये पूछ लिया कि इसका सेंट्रोइड कितना होगा। जो ये नई बॉडी बन रही है इसका सेंट्रोइड किसके बराबर होगा, तो आप इसका जो फॉर्मूला है A1 इंटू x1 माइनस A2 इंटू x2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2। तो A1 क्या है, जो ये बड़े वाली जो पहले बॉडी थी ब्लू कलर से है उसका एरिया, A2 क्या है, जो ये नई बॉडी है छोटे वाली उसका एरिया, और x1 क्या है, जो इसका सेंटर रहेगा उससे आप इसका मतलब जिस भी एक्सिस से आप इसका सेंट्रोइड निकाल रहे हो उससे इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर कोई बॉडी हमने कट कर दी तो ये माइनस का साइन ऊपर भी आएगा और माइनस का साइन नीचे भी आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अलग अलग सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा और सेक्शन मॉडुलस कितना होगा वो आप को मैं दिखा देता हूँ। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है उसको हम जेड से भी लिखते हैं, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय
वाई मैक्सिमम। वाई मैक्सिमम मतलब जो ये सेक्शन है इसके बेंडिंग एक्सिस से, जो ये बेंडिंग एक्सिस है इसकी, इससे जो सबसे दूर वाला फाइबर है वो कितनी दूर है, वो क्या है, वाई मैक्सिमम। तो कोई स्क्वायर सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बी डी क्यूब बाय 12। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है तो बी तो इसकी विड्थ हो जाएगी, और जो डी क्यूब है वो हम कौन सा करेंगे, जो ये जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, जिसको ये काटने लग रहा है, इस डी को ये कट करने लग रहा है ना, तो डी क्यूब बाय 12। अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन टाइम के साथ आपको याद हो जाएगा। जो ट्रायंगल का कितना होगा दोस्तों, ट्रायंगल की जो न्यूट्रल एक्सिस होती है उसके अबाउट होता है बी डी एच क्यूब डिवाइड बाई 36, और जो इसका बेस होता है उसके अबाउट होता है बी एच क्यूब बाई 12, और जो इसका सेक्शन मॉडुलस है वो आप देख सकते हो आई बाई वाई मैक्सिमम। आई हम कौन सा लेते हैं, जो सेंट्रोइड के अबाउट है, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, बी एच क्यूब बाई 12 वाला, और तो ये कितना आ जाएगा, बी एच स्क्वायर बाई 24। आप ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए, ये तो आप पेपर में ड्राइव भी कर लोगे। सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पाई टी की पावर 4 डिवाइड बाई 64, और कोई सर्कुलर ट्यूब है उसका कितना होगा, पाई आर क्यूब बाई ओ आर क्यूब इंटू टी, और इस चीज़ को मैंने आपको ड्राइव करके भी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया भी है। जो ये पतली ट्यूब है इसका एरिया, पतली ट्यूब का एरिया कितना होगा, इसका पेरीमीटर इंटू इसकी थिकनेस मल्टीप्लाई बाई जो रेडियस का स्क्वायर है, यानी कि रेडियस किसके बराबर होता है, डी बाई 2 के। अगर रेडियस में लिखना चाहो तो ऐसे आएगा पाई आर क्यूब बाई टी। उसके अलावा दोस्तों जो थिन शेल होते हैं और थिक शेल होते हैं उनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। शेल यानी कि कोई सिलेंडर टाइप से, ये कोई सिलेंडर है। थिन हम उसको कब कहेंगे, जो इसकी थिकनेस है जब डी बाई 10 से कम हो, जो इसकी थिकनेस है सिलेंडर की, या डी बाई 10 से कम से लेके डी बाई 15 के बीच में हो तो थिन सेल। लेकिन अगर ये डी बाई 10 से ज़्यादा होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, थिक सेल, थिक यानी कि मोटा सेल। उसके अलावा दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेसेस होती हैं उनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि जो इसकी लेंथ के लॉन्ग लग रही हैं, ये सिलेंडर है तो इसकी जो लेंथ के लॉन्ग ये स्ट्रेसेस लगने लग रही हैं, इनको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। उसका फॉर्मूला होता है पी डी अपॉन 40। हुप स्ट्रेसेस का क्या फॉर्मूला होगा, पी डी अपॉन 2t। हुप स्ट्रेसेस कौन सी होती हैं, अगर आप इस सिलेंडर को कट कर दोगे, जैसे ये सिलेंडर है हमने इसको कट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस लगने लग रहा है, यहाँ जो स्ट्रेस है, यहाँ जो स्ट्रेस लगने लग रहा है इसको हम हुप स्ट्रेस बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है पी डी अपॉन 2t। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला पी डी अपॉन 4t 1 माइनस 2 म्यू, हुप का पी डी अपॉन 4t 2 माइनस म्यू, और इन दोनों का रेशो आपको पता होना चाहिए। और इंडिविजुअल आपको पता होगा तो रेशो तो आप वैसे भी निकाल लोगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। हमने केवल डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन किए क्योंकि इजी वाले क्वेश्चन आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपके बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। और अगर आपको ये वाले क्वेश्चन भी जो हमने इन लेक्चर्स में किए हैं आसान लग रहे हैं तो समझ जाओ आपका सिलेक्शन इस बार 100% है, इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। और जो आज इन वीडियो में हमने क्वेश्चन किए हैं वैसे 15 से 20 क्वेश्चन कह सकते हो आप, 15 से 20 क्वेश्चन ही वैसे आएंगे, और आपने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर दोगे। और पेपर के अंदर फाइनल में क्या रहेगा, फाइनल के अंदर आपको 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो फैक्चुअल बेस होंगे कि अमेरिका का कोई कोड है उसमें ये लिखा हुआ है, तो उन क्वेश्चन को हमें देख के घबराना नहीं है पेपर में। उन क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए कि हमें 90 क्वेश्चन टेक्निकल के ऐसे होंगे जो हम कर पाएंगे, और उसमें से अगर हम 70 के आसपास स्कोर कर लें 70 to 80 तो वो हमारा बढ़िया स्कोर है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो से हम एनवायरनमेंट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं
उनको देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।